तो देखिए, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस इन दोनों को समझने के लिए हम एक सर्किट को बनाते हैं और उस सर्किट के ज़रिए हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को समझने के लिए इस सर्किट में मैंने एक वोल्टेज मीटर लगा रखा है, जिसमें कि ये जो पॉइंट 0 है, 0 से ऊपर की ओर वोल्टेज क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है और 0 से नीचे वोल्टेज डिक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं ए और बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं सेम वोल्टेज पे रखूं तो इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सर्किट में करंट फ्लो होता है वोल्टेज डिफरेंस के कारण। अब यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि ये जो बी पॉइंट है, अगर बी पॉइंट पे मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करूँ तो क्या होगा कि जो करंट है वो बी से ए की तरफ फ्लो होगा, और अगर मैं पॉइंट ए पे वोल्टेज को इंक्रीज़ करूँ तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, फ्रॉम ए टू बी। वोल्टेज और करंट इन दोनों को आप एक पाइप में एक फ्लूइड है उस फ्लो के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। किसी भी पाइप में जो फ्लूइड फ्लो होता है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। तो इस पाइप में आप वोल्टेज को प्रेशर मान लीजिए और जो करंट है उसको आप इस फ्लूइड के फ्लो को मान लीजिए। अब अगर पॉइंट ए पे प्रेशर ज़्यादा है तो फ्लूइड ए से बी की ओर मूव करेगा, और बी पे अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फ्लूइड बी से ए की ओर फ्लो करेगा। अब जैसा कि अगर मैं पॉइंट ए पे जितना ज़्यादा प्रेशर को इंक्रीज़ करूँगा, फ्लूइड भी उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें फ्लो होगा, यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही तेज़ी से फ्लूइड फ्लो होगा। वैसे ही इसमें जितना ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा उतना ही तेज़ी से करंट फ्लो होगा। पाइपलाइन में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा और इस फ्लूइड की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी। अब उसके कारण क्या होगा कि ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं हम, उसके कारण जो फ्लूइड का फ्लो जितना होना था उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसको आप कंसीडर कीजिए इस सर्किट के रेजिस्टेंस से। इस सर्किट में जो करंट है उसको रेजिस्ट करने वाला जो टर्म होती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस का काम होता है जो करंट के फ्लो है उसको रोकना। इस पाइपलाइन का डायमीटर मैं जितना बड़ा करूँगा फ्लूइड का रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, या फिर इस पाइपलाइन का साइज़ जितना मैं कम करूँगा डायमीटर, तो फ्लूइड को फ्लो होने में उतना ही रेजिस्टेंस मिलेगा। तो वैसे ही जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस का हम इसमें कंपोनेंट लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इस जो सर्किट है उस सर्किट में करंट इन्फ्लुएंस होगा। ए पे वोल्टेज ज़्यादा है, यानी कि वोल्टेज कहीं यहाँ पे है वोल्टेज, और बी पे वोल्टेज जो है वो 0 है, तो वोल्टेज डिफरेंस कुछ है। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, फ्रॉम ए टू बी, और ये जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो करंट का भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ये कौन सा सर्किट होगा, डीसी सर्किट। यहाँ पे मैंने ये वोल्टेज एक्सिस ली है और ये टाइम के साथ, यानी कि इस सर्किट में जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है। अब अगर मैं इसी सर्किट में करंट की बात करूँ तो करंट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे करंट लिया मैंने, बट जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ कम होगा। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, ये मेरा है क्या, डीसी सर्किट। अगर इन दोनों को मैं एक एक्सिस पे कंबाइन करूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा होगा वोल्टेज और ये होगा कुछ हमारा करंट, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ कम होगा। अब इमेजिन कीजिए आप एक ऐसा सर्किट जिसमें कि ये जो वोल्टेज है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, यानी कि पहले बी पे इंक्रीज़ हुआ, फिर 0 आया, फिर घटा, फिर 0, और ये एक साइकिल में चल रहा है। जिस भी सर्किट में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज होता है उस सर्किट को हम कहते हैं एसी सर्किट। यानी कि उसमें क्या होता है कि साइनसॉइडल वेव के फॉर्म में वोल्टेज चेंज होता है। ये कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है। अगर मैं इसी के प्रोपोर्शनल में अगर मैं करंट का बनाऊं तो करंट भी कुछ इस तरह से बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो कम होगा बट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर इन दोनों को मैं एक एक्सिस पे बनाऊं, वोल्टेज और करंट को दोनों को, तो वो किस तरह से बनेगा, ये हमारा वोल्टेज होगा। और अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट क्या होगा, करंट भी इसी के प्रोपोर्शनल होगा, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ कम होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आया है वो आता है हमारा रेजिस्टेंस के कारण। अब यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट है सर्किट में, वो कंपोनेंट 3 तरह से करंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक, करंट का मैग्नीट्यूड को कम करके, यानी कि सर्किट में जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस का आप कंपोनेंट लगाएंगे, मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कम है और उसके कंपैरिजन में हमारा करंट उस सर्किट में ये आया। अब मान लेता हूँ कि मैं इसमें अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस का कोई कंपोनेंट लगा दूँ तो वो करंट को और कम कर देगा, यानी कि करंट के मैग्नीट्यूड को और कम कर दिया उसने। और कुछ कंपोनेंट्स करंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ करंट को वोल्टेज के कंपैरिजन में लीड या फिर डिले,
ये दोनों भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक इस सर्किट में अगर मैं एक इंडक्टर लगा दूँ, इंडक्टर क्या होते हैं, हमारे जो मोटर्स वगैरह होती हैं उनको हम इंडक्टर्स कहते हैं। तो इस सर्किट में कोई भी इंडक्टर लगा दूँ और अगर मेरा जो वोल्टेज का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो करंट है वो डिले होके आ रहा है, कुछ ना कुछ फेज चेंज है करंट का। अगर मैं इसी की जगह कैपेसिटर लगा दूं कंपोनेंट में, इंडक्टर की जगह अगर कैपेसिटर लगा दूं मैं, तो जो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर क्या करता है, करंट को लीड करा देता है वोल्टेज के कंपैरिजन में। जैसे कि ये वोल्टेज का मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ किस में आया है, इंडक्टर में। अगर मेरा सर्किट में कोई इंडक्टर लगा हुआ है तो, और अगर मेरा सर्किट में कोई भी कैपेसिटर लगा हुआ है तो किस तरह का ग्राफ आएगा, वो लीडिंग करंट का आएगा, कुछ इस तरह का। इस आगे वाले ग्राफ में मत जाइए, सिर्फ ये देखिए कि करंट यहाँ पे लीड कर रहा है और यहाँ पे जो करंट है वो डिले कर रहा है। अब जो इंडक्टर होता है वो करंट को क्या करता है, डिले करा देता है, और जो कैपेसिटर होता है वो करंट को पुश करा देता है। अब ये जो फेज चेंज होता है करंट का वोल्टेज के कंपैरिजन में, उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस क्या होता है, दो तरह का होता है। ये होता है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर सर्किट में इंडक्टर लगा यानी कि मोटर वगैरह लगी, यानी कि मोटर या फिर सोलेनॉइड वॉल्व्स वगैरह लगे हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर सर्किट में कोई कैपेसिटर लगा रहा है और वो करंट को लीड कर रहा है वोल्टेज के कंपैरिजन में, तो उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये दोनों आपको देखने को मिलेगा केवल और केवल एसी सर्किट्स में। डीसी सर्किट में आपको रिएक्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने डीसी वोल्टेज सप्लाई किया है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, और अगर आपने यहाँ पे इंडक्टर लगा रखा है तब भी आपको कोई भी रिएक्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे कैपेसिटर लगा रखा है तब भी उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होगा, उसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड का ड्रॉप होगा करंट के। अब जो रेजिस्टेंस टर्म है वो आपको डीसी सर्किट और एसी सर्किट इन दोनों में देखने को मिलेगा। और रिएक्टेंस कितने तरह का होता है, दो तरह का, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी कि अगर सर्किट में आपने कोई इंडक्टर लगा रखा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि करंट वोल्टेज से डिले होकर चलेगा और उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा। मैग्नीट्यूड कम होगा किसके कारण, रेजिस्टेंस के कारण, और जो फेज में डिफरेंस आएगा यानी कि फेज चेंज होगा वो होगा रिएक्टेंस के कारण। अब अगर आपने कैपेसिटर लगा रखा है तो कैपेसिटर में क्या होगा, करंट लीड करेगा यानी कि करंट पुश होगा, उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब अगर इसका हम फिजिकल सिग्निफिकेंस समझें तो आपने अगर आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर में कोई मिल्क शेक वगैरह बनाया हो तो आपने देखा होगा कि उसमें जो ब्लेड होता है, ब्लेड जिस डायरेक्शन में घूम रहा होता है उसी डायरेक्शन में आपका जो फ्लूइड है या फिर जो मिल्क शेक आप कुछ भी बना रहे हैं वो भी घूमता है, बट दोनों की स्पीड में डिफरेंस होता है। यानी कि जिस स्पीड से जो हमारी ब्लेड घूम रही है उसी स्पीड से हमारा जो फ्लूइड है वो रोटेट नहीं कर रहा होता है। अब यहाँ पे आप जो ब्लेड की स्पीड है उसको आप वोल्टेज, और जो फ्लूइड की स्पीड है यानी कि जो वर्ल बन रहा है वो रोटेशन को आप समझ लीजिए करंट है। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल तो होते हैं बट दोनों में कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे ब्लेड का डायरेक्शन और ब्लेड की रोटेशनल स्पीड ये दोनों चेंज नहीं हो रही हैं टाइम के साथ। ये हमारा क्या हो गया, डीसी सर्किट। अब आप इमेजिन कीजिए आपका जो ब्लेड है वो एक राउंड तो आपका क्लॉकवाइज लगाता है और दूसरा राउंड एंटी क्लॉकवाइज लगाता है, तो आप देखेंगे कि आपका जो फ्लूइड है कुछ डिले के बाद रिएक्ट करेगा। उस डिले को ही हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आप इमेजिन कीजिए कि ब्लेड अगर क्लॉकवाइज घूम रही है, उसके क्लॉकवाइज घूमने से पहले ही आपका फ्लूइड आपका क्लॉकवाइज रोटेशन में आ जाता है, और जब ब्लेड आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाली होगी उसके पहले ही आपका फ्लूइड एंटी क्लॉकवाइज घूम चुका है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है।